दो प्रकार का कंप्लीट किया हमने सेंटर ऑफ मास। एक तो कोई भी पॉइंट मासेस होते हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास होते हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ऐसे वो दोनों लेक्चर अपलोडेड हैं, ठीक है, किसी की इच्छाएं हो तो देख लेना। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसा होता है, m2 m3 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ऐसा ये होता है भाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ठीक है। हम इससे अब जाना चाहते हैं आगे। अभी तक हम जो भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन कर रहे थे वो सब थे रेस्ट पे। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा dRCM बाई dt इज इक्वल टू VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी है, वेक्टर है तो भाई इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, m1 और dR1 बाई dt, तो क्या आ जाएगा V1 dR1 बाई dt, यानी कि पहले वाले पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये हो गई m1 की वेलोसिटी प्लस m2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2, तो इसकी वेलोसिटी, फिर m3, फिर v3 एंड सो ऑन। और ये सब वेक्टर हैं, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आगे पूरे चैप्टर में अब कि ये वेक्टर हैं, तो वेक्टर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन सबको आगे। सही है। m1 v1 प्लस m2 v2 m3 v3, ये क्या चीज़ लग रही हैं, क्या ये मोमेंटम है। तो ये पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस तीसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम, अप टू जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, अपॉन इस सबको कैपिटल M लिख के पूरे सिस्टम का मास लिख दो, कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम, है ना, ऐसा। तो ये हो गया VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलती है, जैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते थे ऐसे वेलोसिटी निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के, m1 v1 m2 v2 m3 v3 अपॉन टोटल मास, या टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। तो इसको मैं कंबाइंड करके एक सिंगल टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं समेशन ऑफ PI इज इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल मास, ऐसा लिख दूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जिनमें से जैसा भी किसी इंस्टेंट पे ज़रूरत पड़ेगी वैसा वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मोमेंटम के टर्म्स में दे रखा है तो भाई मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी दे रखी है तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, ठीक है, ऐसा। अगर इसे एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूँ, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, तो dVCM बाई dt, ठीक है। वेक्टर जरूर रखने हैं भाई, वेक्टर याद रखना कैसा वेक्टर है। m1 ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस m2 a2 m3 a3 एंड सो ऑन। m इंटू a क्या होता है, फोर्स। तो m1 a1 क्या चीज़ है, पहले वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स है, m2 a2 दूसरे वाले पे कितना फोर्स है, m3 a3 तीसरे वाले पे कितना फोर्स है, ऐसा। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये वाली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन अपॉन इस सारे मास को इकट्ठा करके एक कैपिटल M पूरे सिस्टम का मास, ऐसे लिख दो, सही, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, I इज इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू ACM, ऐसा। ये फॉर्मूले हो गए फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल्स दे रखे हैं और उनके लिए सेंटर ऑफ मास पूछा है मुझको, ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। अगर फोर्स दे के पूछा है तो ये लिख लूंगा, सही है क्या, चलेगा।
तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे चलते हैं अब। इफ summation of all the forces acting on the system is equal to 0, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। इसका मतलब सिस्टम पे जो भी फोर्सेस हैं उतने इंटरनल फोर्स हो सकते हैं, लेकिन जिसको आप सिस्टम ले रहे हो पूरे को, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा? ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? तो सेंटर ऑफ मास इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है जी, उसमें दोनों केसेस अलग अलग करते हैं। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो भाई वो रेस्ट पे ही रहेगा, पहले बाद में रेस्ट पे ही रहेगा वो। तो उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का इनिशियल शुड बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट फाइनल। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल चल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही है। ये एक बॉल रखी है यहाँ पे 2 किलोग्राम की, एक बॉल रखी है यहाँ पे 2 किलोग्राम की, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो दोनों मिड पॉइंट पे होगा। अगर ये वाली बॉल चल के थोड़ा आगे पहुंच जाए, 1 मीटर आगे आ गई, ये वाली भी कहाँ गई? 1 मीटर आगे आ गई, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? वही रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल चले हैं और सेंटर ऑफ मास नहीं चला है। इन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा हो, सपोज ऐसा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मास पार्टिकल के बीच में Gm1m2/r² लगता है, तो अगर ये ऐसे चले जाए दोनों आगे, तो ये कौन से फोर्स की वजह से गए हैं? क्या वो जो भी फोर्स है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। जब नेट फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो सेंटर ऑफ मास पहले कैसे था? रेस्ट पे, बाद में भी कैसे रहेगा? रेस्ट पे। तो ये दोनों ऐसे भागती रहेंगी अब एक दूसरे की तरफ, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं लेगा अपनी जगह से, रेस्ट पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली सिचुएशन है वो, कि पहले जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट थे, बाद में भी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। अगर कब? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब की बात चल रही है बस ये। सही है। दूसरा केस लेते हैं कि इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट विल कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो या तो रेस्ट पे हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। तो पहले अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो बाद में भी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। सही है क्या? तो इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, बाद में भी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए। VCM इनिशियल शुड बी इक्वल टू VCM फाइनल। सही। और ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। और अगर मैं दोनों साइड सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी बताइए? क्या ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है? भाई VCM इंटू M से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्या बनेगा? सारे इंडिविजुअल मोमेंटम का समेशन, यानी कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम, यानी कि P इनिशियल पूरे सिस्टम का शुड बी इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, यानी कि मोमेंटम इनिशियल और फाइनल कंजर्व रहता है। तो कौन सा प्रिंसिपल हुआ ये? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंडीशन क्या है? फोर्स 0 होने चाहिए, तभी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। फोर्स 0 होने चाहिए। ये सारा गेम शुरू कहाँ से हुआ? इस वाले पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है। तो अगर फोर्स 0 है, देन ओनली मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि गन है, गन के बैरल से जब बुलेट बाहर निकलती है ऐसे, तो गन किधर जाती है? पीछे क्यों जा रही है गन? जब बुलेट गन के अंदर ही थी, यहीं पे थी बुलेट, तो
सेंटर ऑफ मास कैसा था, रेस्ट पे, ठीक है। अब जो कुछ हुआ है इनमें कि बुलेट बाहर निकल रहा है, तो किसी ने बाहर से हथौड़ा मारा है बुलेट को निकालने के लिए, या अपनी अंदर कुछ रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से बुलेट बाहर की तरफ निकल रही है। यानी कि जो भी कुछ हुआ है वो किस फोर्स की वजह से हुआ है, इंटरनल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल की वजह से नहीं हुआ। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी फाइनल। तो बुलेट अगर इधर जाए तो गन को पीछे जाना पड़ेगा, तभी नेट मोमेंटम जीरो हो पाएगा, ठीक है। किसी टैंक से जब फायर करते हैं शेल, तो टैंक किधर जाता है, फिर पीछे की तरफ, शेल आगे चला जाता है और टैंक पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक बात है क्या। ओके, एक बोट में हो सपोज तुम यहाँ पे, और तुम किनारे पे उतरना चाहते हो यहाँ से, तो जैसे ही तुम उतरने की कोशिश करते हो बोट पीछे भाग जाती है ऐसे, है कि नहीं। तो क्या है कि जब तक मैं बोट पे खड़ा हुआ हूँ तब तक बोट का प्लस मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे है, और जब मैं उससे उतरने की कोशिश करता हूँ तो मैं आगे जंप करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना मोमेंटम आगे बनाना चाह रहा हूँ, जबकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है इनिशियली। तो फिर मेरा मोमेंटम आगे होगा तो उतना ही मोमेंटम पीछे होना चाहिए, तभी तो पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। तो इसलिए बोट किधर की तरफ चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है बोट, ठीक है क्या। तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बाद में भी रहेगा, अगर इनिशियली कांस्टेंट चला तो बाद में भी कांस्टेंट से ही चलता रहेगा। यह है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलग से पूरा लिख देता हूँ। इफ समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, देन दो केस हो सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है, और या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करता रहता है। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM ऐसा लिखेंगे हम इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। तो इसको लगाने की क्या कंडीशन है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने चाहिए, किस पे, जिसको भी आप पूरा सिस्टम ले रहे हो। जैसे मैं अभी गन का एग्जांपल ले रहा था एक, तो हम जब बात कर रहे हैं तो गन प्लस बुलेट दोनों की बात कर रहे हैं, गन और बुलेट दोनों की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर ये ऐसे बाहर गई है तो कोई तो फोर्स लगा होगा बुलेट के ऊपर, किसने लगाया, गन ने लगाया होगा, ठीक है। तो क्या बुलेट ने भी गन पे लगाया होगा, तभी तो गन पीछे जा रही है। बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, पीछे जा रही है, गन ने बुलेट फोर्स लगाया, आगे जा रही है, सही है। अगर तुम कहो कि मैं गन प्लस बुलेट दोनों को एक सिस्टम मान रहा हूं, तो नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है, सॉरी, नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चलेगा, सही। अगर तुम कहो कि नहीं मैं तो बस बुलेट को देख रहा हूं, क्या बुलेट पे नेट फोर्स जीरो है, नहीं जीरो नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी नहीं चलेगा। उसमें तो चेंज आया ना मोमेंटम में, पहले बुलेट कैसे थी, रेस्ट पे, बाद में बुलेट चल पड़ी, तो खुलेआम चेंज आ रहा है भाई। तो अगर चेंज आया है बुलेट में, तो मैं सिर्फ बुलेट पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लिख सकता, बुलेट प्लस गन पे लिख सकता हूँ क्या, यस। तो मुझको सिस्टम चूज करना आना चाहिए कि मैं किसको सिस्टम ले लूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख पाऊं, ठीक है क्या।
ये पूरा कॉन्सेप्ट है भाई लोग। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम ये है कि सिस्टम किसको लेते हो। देखिए वो सब सिंपली हो गए फॉर्मूले, उधर जो लिखे हैं सब। ये है एप्लीकेशन पार्ट, कि जब आप इक्वेशन लगाओ तो आपको क्या चीज़ें समझनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे पहले से पता होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है ये कि सिस्टम किसको लेते हो। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना चाहते हो तो आप ऐसा सिस्टम चूज़ करोगे जिस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो वो सिर्फ एक अकेली चीज़ लेके हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है, तो आपको 2-3 चीज़ों से साथ आसपास की चीज़ें भी सिस्टम में कंसीडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर मैं गन प्लस बुलेट को एक साथ ले रहा हूँ तो नेट फोर्स ज़ीरो है, तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा पा रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ बुलेट को या सिर्फ गन को ले रहा हूँ तो फिर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लग सकता। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी कभी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखोगे तो जो भी वेलोसिटी और मोमेंटम लिखोगे वो सारे ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे। ठीक है, कई बार मुझे वेलोसिटी किसी के रेफरेंस में दी होगी कि वो ऑब्जर्वर देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये वाली वेलोसिटी है, ऐसे करके दिया जाएगा, मुझको नहीं चाहिए, हमको हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखना होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में तो फोर्सेस ज़ीरो हैं और दूसरे एक्सिस में फोर्स ज़ीरो नहीं है, जैसे कि एक्स एक्सिस में तो फोर्स ज़ीरो है लेकिन वाई और जेड एक्सिस में जो फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कहाँ पे, जिस एक्सिस में फोर्स ज़ीरो है सिर्फ उसमें लगा सकते हैं, वाई और जेड में नहीं लगा पाओगे। तो अगर सिर्फ एक्स के फोर्स ज़ीरो है तो भाई एक्स में लगा लोगे सीधा, अगर वाई के फोर्स ज़ीरो है तो सिर्फ वाई में लगा लोगे, जेड के ज़ीरो सिर्फ जेड में लगा लोगे। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिनका मुझको सब कुछ सिस्टम लिखते हुए ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। देखिए इस वाले फॉर्मूले पे काम करके देखेंगे पहले। बिल्कुल आसान सवाल। देखो ये एक बॉल है, इधर की तरफ चली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, 5 किलोग्राम की ब्लॉक है, इधर से आ रही है एक 2 किलोग्राम बॉल विथ 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताइए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तीस, तीस कैसे? अच्छा 50, एक लेफ्ट एक राइट, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मोमेंटम वेक्टर है, आगे जितनी जगह काम कर रहे हो बस डायरेक्शन ही मैटर करेगी, सब कुछ। कितना आएगा? 6। ये एक बॉल चली जा रही है, ये एक बॉल चली जा रही है, तो ये हो गया m1, ये हो गया v1, ये वाला हो गया m2 और ये हो गया v2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्योंकि दो ही पार्टिकल हैं तो दो तक लिखा है, तीन होते तीन तक लिख देता, चार होते चार लिख देता। ठीक है जी, m1, अब देखो इन पे सब पे क्या लगे होते हैं? वेक्टर। तो m1 कितना? 5, वेलोसिटी कितनी? 10। अब तुम कहते हो नहीं मैं तो ऐसे करके एक्स और वाई एक्सिस में लिखूंगा, तब भी ठीक है, तुम आई लिखोगे यहाँ पे, फिर 10 आई लिखोगे। ठीक है जी, प्लस
2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, -i लिखोगे क्या, ऐसा? या फिर सीधी बात करोगे, इधर वाली कोई भी चीज़ होगी प्लस लूँगा, इधर वाली कोई चीज़ होगी माइनस लूँगा, जल्दी हो जाएगा काम। नीचे क्या लिखोगे, 5 और 2 कितना हो गया, 50 - 8/7, तो 6 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ, आई डायरेक्शन में, इधर की तरफ जा रहा होगा। सही है। चलिए, ऐसे पुली है, यहाँ पे एक मास है, ये है m1, और एक मास है वो है m2, ऐसे लटकी है पुली, इसका मास m2। चलो ऐसा मान लेते हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे, फिर भी मान लेते हैं ऐसा। तो अपने को चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होगा, m1 m2 का। एक मॉड्यूल दिखा दो। नहीं, तुम पे यहीं क्यों नहीं लिख लेते हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। 0, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है भाई। बोलो, अगर इसको मैं भारी कह रहा हूँ तो क्या ये नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से। ये जो a एक्सेलरेशन होगा ये कितना होगा, इतना होगा क्या, ये याद है तुमको, ऐसा पता है नहीं? ओके, ऐसा होता है, ठीक बात है। ये नीचे जा रहा है a से, ये ऊपर जा रहा है a से, मुझको क्या पूछा है, ठीक है। तो क्या ऐसा फॉर्मूला नहीं होता इसका, क्यों नहीं लगाते तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, पहला वाला मास m1 कहाँ जा रहा है, ऊपर, पॉजिटिव। दूसरा वाला मास m2, a2 किधर है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव, अपॉन m1 प्लस m2, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस, ये तो लिखेंगे, हाँ ओके। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, साथ में कौन निकाल दिया, ये a की वैल्यू ये रखी, ये रख दो, ठीक है। मैं तो तुमको ये फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूँ बस, कैसे होता है, ठीक है क्या। बताओ कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, इसकी जगह पे a रखो, यहाँ पे रखा है m1 माइनस m2, चलो लिख ही लो, फिर एक लाइन और लिख दूंगा ऐसा, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कुछ बन जाएगा, कुछ बताइए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m1
माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू g विद नेगेटिव साइन इज ACM। नेगेटिव का क्या मतलब है? यस, क्या मैंने इसको नीचे लिया था? हाँ, तुम्हारे माइनस लिखा था, इसको ऊपर वाले को प्लस लिखा था, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। अरे भारी चीज नीचे जा रही है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा होगा? भारी चीज के आसपास सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास। बोले ठीक है। एक तो सिंपल बिल्कुल ये वाले सवाल होंगे ऐसे। देखो और क्या सवाल हो सकता है, मान लीजिए 1 किलोग्राम मास है मूविंग विद वेलोसिटी 2i माइनस जे मीटर पर सेकेंड। एक 2 किलोग्राम मास है मूविंग विद वेलोसिटी 5i माइनस या प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। ऐसा एक मास है 3 किलोग्राम, तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0? फाइंड velocity of 3 kilogram such that velocity of center of mass of 1, 2 and 3 kilogram is 0। तीनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 चाहिए, तो फिर 3 किलोग्राम की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, सबसे पहले अपने को लिखना आना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लो, तो क्या है? क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 3 चीजें हैं इस बार, 3 बार लिख देंगे। ऐसा इस सबको यहाँ डालूंगा और ये वाली वैल्यू कितनी कह रहा हूँ मैं? 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 कह रहा हूँ मैं, तो ये सब कुछ तो 0 हो गया। m1 कितना? 1। वेलोसिटी कितनी? 2i माइनस जे प्लस 2 किलोग्राम। v2 कितना? 5i प्लस 4j प्लस 3 किलोग्राम। और ये वाली वेलोसिटी कुछ मान लो, v1i प्लस v2j, ऐसा मान लो कुछ। ठीक है क्या? इन्हें थोड़ा देख लो अभी सॉल्व करके क्या आना चाहिए। j प्लस 10i प्लस 8j प्लस 3v1i प्लस 3v2j। इधर क्या है? 0, मतलब नल वेक्टर। i वाले देख लो कितने हैं? 12 प्लस 3v1i, और j वाले देख लो कितने हैं? 7 प्लस 3v2j इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 होना चाहिए क्योंकि ये क्या है? 0i प्लस 0j, इसका i j k सब 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 है तो सारे कंपोनेंट 0 है, तो ये वाली चीज़ भी क्या होनी चाहिए? 0। ये चीज़ भी क्या होनी चाहिए? 0। तो इसको 0 रखूँगा तो v1 कितना आ जाएगा? -4, और v2 क्या आ जाएगा? -7/3।
तो क्या वेलोसिटी होगी, -4i-7/3j, ऐसी वेलोसिटी होगी। तो थोड़ा सा रिवर्स में करके भी आ सकते हैं, किसी चीज़ की वेलोसिटी है, कुछ पूछ लिया है। L/10, 9L/10, क्या किया है बताओ चलो। हाँ